हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल और वेलकम हो गया आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं यार गेट एग्जाम के बारे में। गेट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो आपके जीवन में आईआईटीज, पीएसयूज और एक बेहतरीन जिंदगी के लिए करियर ऑप्शंस खोलता है। बट हर स्टूडेंट के लिए ये रास्ता आसान नहीं होता। तो इस मुश्किल रास्ते को पार करते हुए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं ध्रुव, जिन्होंने गेट 2025 कंप्यूटर साइंस में ऑल इंडिया रैंक 114वीं हासिल की है। और हम इस वीडियो में हम जान रहे होंगे उन्होंने इस प्रिपरेशन के जर्नी में मतलब कैसे कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की, क्या क्या परेशानी उनको आई। और हम अगर इस गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम कैसे इस अचीवमेंट को पा सकते हैं। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ध्रुव। सो हाय ध्रुव, कैसे हो आप। Hello, hello Abhimanyu, यस। and hello everyone. So my name is ध्रुवरा तालुकदार एंड मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना कंप्यूटर साइंस में बीएससी ऑनर्स किया है और उसके बाद एमएससी किया है। और एमएससी करने के बाद मैंने गेट एग्जाम लिखा और इसमें 114 रैंक मैंने गेन किया 2025 इन कंप्यूटर साइंस। ओके। और currently I have been selected for MTech in computer science in IIT Kanpur। ग्रेट ग्रेट यार ध्रुव, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काफ़ी अच्छा अचीवमेंट पाया, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 114 इज रियली अ बिग अचीवमेंट, राइट। एंड आई गेस आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट भी था, राइट। नहीं नहीं, एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था। अच्छा मैंने अच्छा। इसके पहले भी 2 बार गेट एग्जाम दिया है ओके एक्चुअली। ओके। तो मतलब एक्चुअली गेट एग्जाम आप बीएससी फाइनल ईयर से दे सकते हो, ठीक है। ओके ओके। लेकिन आपको वो है ना एमएससी, मेरे मतलब कि मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली बीएससी एमएससी है, तो हम्म ऑनर्स है, ऑनर्स का हम्म बैकग्राउंड है। तो हम्म। आपको एटलीस्ट एमएससी करना पड़ेगा ओके एमटेक के लिए जाने से पहले। ओके। तो इसलिए मैंने इन द मीन टाइम मैंने गेट लिखा, मैंने 2 साल गेट लिखा। तो पहले साल तो मैंने ज्यादा प्रिपरेशन की नहीं थी, तो मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए गेट एग्जाम दिया। तो हम्म। उसमें मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ कुछ, मतलब कि 1-2 नंबर के लिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। अच्छा तो अच्छा। सेकेंड ट्राई में मेरा 12,000 समथिंग स्कोर, मतलब कि रैंक आया। मैंने गेट एग्जाम दिया था, मैंने क्वालिफाई किया, लेकिन रैंक उतना अच्छा नहीं आया। वो उस साल भी मैंने ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किया था। हम्म। तो कॉलेज के साथ साथ मैं दे रहा था, तो ज्यादा प्रिपरेशन करने का टाइम भी नहीं मिला। तो मैंने 2025 का जो गेट दिया था वो मैंने एकदम फुल टाइम ड्रॉप लेके दिया। तो घर में अच्छे से बैठ के प्रिपरेशन किया 7 से 8 महीना। तो उससे मेरा हुआ। ओके ग्रेट यार, तो ये मतलब एक्चुअली मेरा थर्ड अटेम्प्ट। ओके ओके, आपका थर्ड अटेम्प्ट था। तो बेसिकली जैसे कि आपने बताया कि आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से, राइट, आपने बीसीए किया देन एमसीए किया। तो मतलब आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि यार मुझे गेट लिखना चाहिए। मतलब आप किसी से इंस्पायर्ड हुए या हाउ यू गॉट द आइडिया फ्रॉम गेट। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका गेट का। मतलब ये एक्चुअली जो मेरा जो डिग्री था ना वो बीसीए नहीं है, वो एमएससी बीएससी, एमएससी बैचलर ऑफ बीएससी। साइंस। ओके। यस यस यस। तो मैंने बीएससी जब मैं कर रहा था तो उस समय बीएससी फाइनल ईयर के वक्त एक एग्जाम होता है आईआईटी जैम बोल के, ठीक है। ओके। वो बीएससी होने के बाद ही हम दे सकते हैं। हाँ जी। तो वो आईआईटी जैम एक्चुअली प्योर साइंस के लिए होता है, मतलब कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इसमें होता है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का नहीं होता। हम्म तो मैं मेरे बहुत फ्रेंड्स थे कॉलेज में, तो वो आईआईटी जैम के प्रिपरेशन लिए थे। फिर आईआईटी जैम में क्वालिफाई भी किया किसी, और बहुत लोगों का आईआईटी में हो भी गया। मतलब कि आईआईटी दिल्ली, आईएससी बैंगलोर, आईआईटी खड़गपुर, इनमें हो गया बहुत बहुत लोगों का। तो हम्म। मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि मतलब कि जैम क्या मैं भी दे सकता हूँ, तो मैंने देखा तो मेरा सब्जेक्ट उधर नहीं था। कंप्यूटर साइंस ओके में जैम नहीं होता, ओके। आईआईटी जैम। तो जैम दे के एक्चुअली आप इंजीनियरिंग में नहीं जा पाओगे, आप एमएससी करोगे लेकिन आईआईटीज में करोगे एमएससी, अच्छा ठीक है अच्छा। ना, मास्टर डिग्री जो होता है। ठीक है। तो फिर मेरे को लगा कि मेरे लिए क्या ऑप्शंस है, तो तब मैंने बीएससी फाइनल ईयर में डिस्कवर किया कि ये गेट बोल के एग्जाम होता है। तो वो मैं भी दे सकता हूँ फॉर्चुनेटली। तो तब से मेरे माइंड में आ गया कि नहीं, मेरे को गेट लिखना है, क्योंकि एक्चुअली मैं जो मेरा जो कॉलेज था वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है इधर वेस्ट बंगाल में। जी। तो वो एक्चुअली टायर 3 कॉलेज है, ठीक है। तो उधर
और वैसे भी मैं बीएससी एमएससी बैकग्राउंड से हूँ, तो वो थोड़ा रिसर्च बेस्ड बैकग्राउंड है। मतलब कि अगर ओके। आपका फ्यूचर में पीएचडी करने का अगर एम्बिशन है, तो बीएससी एमएससी बहुत बढ़िया डिग्री हो सकता है। तो मेरे मेरे को पीएचडी में उतना इंटरेस्ट नहीं था पहले से। तो मेरे को मतलब कि कंपनीज में, एमएनसीज में काम करने का मेरा एम्बिशन था शुरू से ही। तो उधर मेरे को लगा कि ये बीएससी एमएससी से उधर एक्सपीरियंस ज्यादा उधर प्रायोरिटी नहीं देता। मतलब उधर बीटेक के लोगों बिल्कुल। को ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है। हाँ। इंजीनियरिंग का अगर आपका थोड़ा बैकग्राउंड है, हम्म तो मेरे को लगा कि तो मेरे लिए गेट देना, मेरे को गेट देना चाहिए एक्चुअली, हम्म। जैसे जिससे मैं फिर से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में घुस सकूं। इसलिए ही मैंने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ओके। तो जैसा कि मैंने देखा था कि आपने गेट कंप्यूटर साइंस के साथ साथ गेट डीए का भी एग्जाम दिया, राइट? तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने इन दोनों एग्जाम के लिए अलग अलग प्रिपेयर किया या क्या डिफरेंस रहता है? मतलब अगर कोई प्रिपेयर भी कर रहा है तो वो दोनों एग्जाम को टारगेट कर सकता है एट अ टाइम? हाँ, गेट डीए मतलब कि डीए और कंप्यूटर साइंस मतलब कि थोड़ा सिमिलर टाइप का ही पेपर होता है। ठीक है, मतलब कि कोडिंग का एक सिमिलर पोर्शन रहता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए उधर पाइथन लगता है डीए में, और कंप्यूटर साइंस में सी लगता है। हम्म। तो डीए में एक चीज डिफरेंट है, वो मैथ का बहुत अच्छे से मैथ पढ़ना होता है उधर, लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, फिर वो कैलकुलस हो गया, इंजीनियरिंग मैथ का थोड़ा वास्ट सिलेबस रहता है, वो अच्छे से पढ़ना होता है। तो मैंने सोचा कि मैंने अलग से डीए के लिए प्रिपरेशन नहीं लिया। मतलब कि मैंने अच्छा। सीएससी पढ़ा है अच्छे से, सीएससी का अच्छे से प्रिपरेशन लिया है, और मैंने डीए का एग्जाम जस्ट दे दिया, क्योंकि मैं दो एग्जाम दे सकता हूँ गेट के लिए, एट ए ओके। टाइम दो एग्जाम दे सकता हूँ। इसलिए ओके। मैंने डीए भी दे दिया। तो मेरे डीए में 643 रैंक आया है। वो ग्रेट। तो वो मैंने एक्चुअली उतना ज्यादा अच्छे से वो उसके लिए प्रिपरेशन नहीं लिया, मतलब कि ये सीएससी का पढ़ के डीए दे दिया। मतलब अलग तो से नहीं पढ़ा उसके लिए? अगर कॉमन अलग से नहीं पढ़ा, सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके कुछ? ओके। तो कुछ कुछ टॉपिक्स कॉमन रहता है वो डीए से, वो हम्म वगैरह प्रोग्रामिंग का सी अगर पढ़ लिया तो पाइथन भी थोड़ा आ जाएगा, पाइथन तो थोड़ा इजी है, तो वैसे बिल्कुल। मैंने दे तो दिया। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जब हम ये गेट का सिलेबस कवर कर ही रहे होते तो क्या हम और कौन कौन से एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं? एक बच्चा किस किस एग्जाम्स को भी लिख सकता है इस प्रिपरेशन के थ्रू, बता सकते हैं आप? हाँ, तो ये एक चीज है, मतलब कि गेट एक्चुअली जो नाम है ना, वो आयरनिकली बहुत एक्यूरेट है। मतलब कि अगर आप गेट एग्जाम में अच्छे से आपने रैंक किया है, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। ठीक ओके। है, ओके। स्पेशली अगर आप बीटेक के हो। बिल्कुल। मतलब कि मैं बीटेक नहीं है, मेरा जी। बीटेक नहीं है, तो मैंने वो पहले से ही मेरे को पता था कि ये बीएससी एमएससी, मतलब कि जो नॉन बीटेक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आईआईटीज में एमटेक ही एक ऑप्शन है, अगर हम्म। आप गेट लिखोगे अच्छे से। ठीक है, तो लेकिन आपका अगर बीटेक हुआ, तो आप डायरेक्टली गेट एग्जाम से आप डायरेक्टली पीएसयूज में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाओ। हाँ मतलब जी। पीएसयूज मतलब कि बार्क हो गया, इसरो हो गया। ठीक बिल्कुल। है, फिर आपका डीआरडीओ हो गया, और बहुत सारे हैं। ठीक है, हम्म। ऐसे ही। तो इन सभी पीएसयूज के लिए आप रिटेन को क्वालिफाई कर लोगे, अगर आपका गेट का अच्छा स्कोर रहा। ठीक है, अगर उधर जाके आपको सिर्फ इंटरव्यू देना पड़ेगा अच्छे से। इंटरव्यू ओके। में अगर आप क्वालिफाई कर गए, तो आपका उधर जॉब लग जाएगा। ओके, मतलब डायरेक्ट जॉब बेसिस ऑन द इंटरव्यू? बेस्ड ऑन द इंटरव्यू, हाँ, मतलब आपका रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। रिटर्न एग्जाम अलग से नहीं देना और पड़ता? वैसे भी अगर हम्म। आपने गेट के लिए अच्छे से पढ़ा है, तो जी। वो पीएसयूज के अलग अलग एग्जाम होते हैं। मतलब कि बार्क का एक सेपरेट एग्जाम होता है, इसरो का एक सेपरेट एग्जाम होता है, तो वो भी मोरलेस 80-90% जो है ना, गेट का ही सिलेबस फॉलो सिलेबस। करते हैं। ओके। हाँ हाँ हाँ। ओके। तो वो एग्जाम आप अलग से दे सकते हो। अच्छा। तो मतलब कि अगर किसी का, अगर गेट का जो रैंक है ना वो अच्छा नहीं गया, हाँ हाँ सपोज हाँ 250+ रैंक आ रहा है, तो हाँ। वो अलग से वो बार्क इसरो का एग्जाम दे सकते अच्छा। तो मतलब जैसे कि जो बच्चे बीएससी जो कर रहे होंगे या कर चुके हैं, तो जो जैसे आप भी बीएससी बैकग्राउंड से हो, आपने एमएससी किया फर्दर, तो आप उन बच्चों हैं। को बता सकते हैं कि क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करना पड़ सकते हैं, या फिर जो आपने किए थे अपने प्रिपरेशन के थ्रू कि यार ये रेस्ट्रिक्शंस थी, ये चैलेंजेस आए एज अ बीएससी और एमएससी स्टूडेंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ दिस गेट? तो प्लीज बताइए। हाँ, तो बीएससी एमएससी का मेरे को लगा कि अगर आपने एमएससी किया है, तो एमएससी करना मैंडेटरी है। ठीक है, हम्म। जो बीएससी के बच्चे हैं उनके लिए एमएससी करना ही होगा। 5 इयर्स का कोर्स लगेगा, फिर आप एफटेक के लिए आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो बीएससी एमएससी में जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं ना, उनका ही आपको इन डेप्थ पढ़ना होगा गेट के लिए।
ठीक है, तो आप बीएससी एमएससी कर रहे हो तो एक आपका एडवांटेज ये है कि आपने थियोरिटिकल जो नॉलेज है आपका वो अच्छा होना चाहिए हम्म। बीएससी एमएससी में। तो गेट के लिए आपको थोड़ा जो चीज सरप्लस करना होगा वो है प्रैक्टिस, मतलब कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, वो हमारे कोर्स में उतना नहीं होता। मतलब हमने सिर्फ थियोरिटिकली ये पढ़ लिया कि कैश मेमोरी ये होता है, वो कैश मेमोरी ये टाइप्स होते हैं कैश मेमोरी के, लेकिन अगर आपको कैश मेमोरी दे दिया जाएगा, उनका कुछ वो ये आपका एक्सेस टाइम है, आपको कैश से आप वो टोटल एक्सेस टाइम निकालोगे, वो बिल्कुल। प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंटेशन मैथ सॉल्व करना वो आपको गेट के लिए अलग से करना पड़ेगा, वो आपका जो है ना बीएससी में एमएससी में उतना अच्छे से नहीं होगा। तो ये मेरे को लगा कि स्टूडेंट्स को अच्छे से फोकस करना चाहिए इस एरिया। ओके। अगर आपका जो है ना मैथ का बैकग्राउंड क्लियर है, मतलब कि आपको मैथ अच्छा लगता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आपका हम्म। कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप गेट में आपको बहुत इजी होगा ओके। बाद में। ओके। तो मतलब बेसिकली है कि आपको कॉन्सेप्ट्स आपके जो बीएससी एमएससी में आप ले रहे हो वो काफ़ी अच्छे से आप स्ट्रॉन्ग करिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके। आपको कभी हेल्प हो जाएगी अगर आपके कुछ रीजन की वजह से आपने अगर बीएससी एमएससी में अच्छे से नहीं पढ़ा, तो हाँ। आपके पास वैसे भी टाइम है, मतलब आप जब गेट के लिए प्रिपरेशन लोगे, फुल 1 साल या 2 साल के लिए प्रिपरेशन लोगे, तो आपका वो ऑटोमेटिक डेवलप कर लेगा, हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो है ना वो थियोरेटिकल बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रांग है तो आपके स्ट्रॉन्ग लिए है। इजी होगा, इजी होगा मतलब कि बिल्कुल। ज्यादा जल्दी आपका कॉन्सेप्ट आप ग्रास्प कर पाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्रुव, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपकी इस जर्नी में जब आपने प्रिपेयर किया तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जिन पे आपने स्पेशली ज़्यादा फोकस किया, या बोल सकते हो जो ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं, तो जो बच्चे हमारे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स इस साल देंगे गेट या नेक्स्ट ईयर देंगे, तो वो लोग किस चीज़ पे फोकस करें? आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स वाइज बता सकते हैं या फिर सभी सब्जेक्ट को, जैसा आपको लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो देखिए, मेरा एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम मैंने अच्छे से पढ़ा था कॉलेज में। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम मेरा थोड़ा इजी लगा, मेरा हम्म। मतलब कि एल्गोरिदम का सिलेबस थोड़ा ज्यादा बड़ा है, लेकिन हम्म। मैंने एल्गोरिदम्स अच्छे से कॉलेज में पढ़ा था, इसलिए वो मेरा अच्छे से हो गया इजीली। मेरे को प्रॉब्लम आया था डिस्क्रीट मैथ में और कंप्यूटर नेटवर्क्स में। ओके, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क्स और डिस्क्रीट मैथ में ना बहुत सारे वो छोटे छोटे फॉर्मूलाज, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस बहुत वास्ट है, मतलब हम्म। बहुत ज्यादा है, बड़ा है। बिल्कुल। तो उधर आपको छोटे छोटे बहुत मतलब कि फॉर्मूलाज होते हैं, मतलब कि पैकेट साइज हो गया, फिर आपका सेगमेंट लेंथ हो गया, सेगमेंट साइज कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है, मतलब बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। और अगर आप डिस्क्रीट मैथ में जाओगे तो उधर ग्राफ थ्योरी है, ग्राफ थ्योरी का पोर्शन बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर आपका ग्रुप थ्योरी हो गया, फिर आपका ऐसे ही बहुत सारे हैं, मतलब सेट थ्योरी हो गया, मतलब उसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मेरे को लगा कि मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर हुआ तो वो उन दोनों सब्जेक्ट्स में हुआ था। तो मैंने क्या किया कि ये एक रिकमेंडेशन रहता है कि हर एक जो गेट पहले दे चुका है उनका रिकमेंडेशन रहता है कि आप शॉर्ट नोट्स बना लो, मतलब कि हम्म। आपने जो लेक्चर देखा है उससे तो आप मेन नोट्स बनाओगे, मेन नोट्स इतना मोटा होगा, ठीक है, तो उसमें से आपको काट छाट के वो इतना सा, मतलब कि 15 से 20 पेजेस का एक शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा, ये वो रेकमेंड करता है हर सब्जेक्ट का बनाओ, ठीक है। ठीक। कि लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था, ठीक है, मेरे पास लास्ट में उतना टाइम बचा नहीं था, तो इसलिए हम्म। मैंने मेरे जो सब्जेक्ट्स में मेरे को सबसे प्रॉब्लम होता था उस सब्जेक्ट्स में मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो वो इसलिए मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिस्क्रीट मैथ, इन सब्जेक्ट्स में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मतलब कि 15-20 पेजेस का शॉर्ट नोट्स। हाँ हाँ। तो वो मैंने जो एग्जाम हॉल में जाने से पहले, फिर एग्जाम के एक 1 मंथ जो में जो स्पैन रहता है ना, वो उस समय मैं जब रिवाइज कर रहा था तो मैंने जी। उसमें से रिवाइज किया, तो मेरा अच्छे से वो थोड़ा हो गया, एक्चुअली वो मतलब मेरे को शॉर्ट थोड़ा बेनिफिट शॉर्ट नोट्स हेल्प करते हैं एट द एंड आपको। हेल्प करते हैं, एट द बिल्कुल। एंड आपको हेल्प करता है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बना ही लो अगर आपके बच्चों पास को टाइम है। बच्चों को काफी डाउट होता है कि समझ में नहीं आता वो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, कुछ बच्चे आइडिया नहीं होते, तो कुछ आप टिप्स देंगे कि शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे जाते हैं बच्चों को, लाइक? शॉर्ट नोट्स मतलब कि हम्म। आपको डेफिनेशन तो उधर लिखना ही नहीं है, हाँ ठीक है, जी। डेफिनेशन के लिए मेन नोट्स है हम्म। उधर। आपको मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, मतलब कि एक अगर कंप्यूटर नेटवर्क का ही मैं बात करूँ तो उधर वो मैक्सिमम सेगमेंट साइज कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो हम्म। आप लिख लिया उसमें उधर, ठीक है। फिर आपने कुछ कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं, मतलब कि वो सेगमेंट साइज का हर वक्त 8 मल्टीपल ही होगा, ऐसा हम्म। एक छोटा कॉन्सेप्ट है, मतलब कि सेगमेंट साइज 8 के मल्टीपल में ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक ठीक है। है।
ये एक छोटा चीज है, आपने नोट कर लिया, ठीक है। फिर आपने और छोटे छोटे चीज है जो कुछ क्वेश्चंस भी लिख लाइक सकते हैं टोकन हम। बकेट का एक कॉन्सेप्ट है, टोकन बकेट का कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, अगर हम्म वो आपने लिख लिया तो हम्म ऐसा करके आपको मतलब कि एक्सप्लेन नहीं करना है, एक्सप्लेन आपने मेन नोट्स में ही कर लिया है, हाँ हाँ कॉन्सेप्ट का हाँ एक्सप्लेनेशन आपने लिख लिया है, हाँ वो नहीं लिखना। सिर्फ आपको कि ये कॉन्सेप्ट मेरे को याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। हाँ आपने हाँ। पीवाईक्यूज लगाए, आपने मॉक टेस्ट दिया, आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूला मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मेरे को याद नहीं रहा है, तो बिल्कुल। आप क्या करोगे, वो कॉन्सेप्ट आप लिख लोगे शॉर्ट नोट्स, वो देन एंड देयर लिख लोगे आप। अगर आपको थोड़ा वो पिक्चर्स देख के, इमेजेस देख के याद रहता है ज्यादा, तो आप हाँ। थोड़ा ड्रॉ कर लोगे कि ये डायग्राम्स। छोटा सा ड्राइंग बना लिया, उसका लेबल कर लिया, हो गया। बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल और कुछ नहीं लिखना है, बिल्कुल। ऐसे ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। मतलब आपको और मेन हर एक सब्जेक्ट फॉर्मूलेस। में टेन हम्म। फिफ्टीन पेजेस से ज्यादा नहीं जाना है, 10-15 ओके पेजेस का ही मैक्सिमम होगा शॉर्ट ओके। नोट्स, उससे ज्यादा हुआ तो आपको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये आपने काफी सही चीज बताई कि आपको लिमिटेड रखना है, आपको मेन फॉर्मूलेस को फोकस करना है, आपको कोई डायग्राम के थ्रू याद रखनी चीजें हैं, जैसे किसी के टाइप्स हो गए या किसी के कैटेगरीज हो गई, तो आप एक डायग्राम बना सकते हैं। बहुत बहुत हम्म। सही। तो और कुछ मेरा। कॉन्सेप्ट जो आप भूल रहे हो, मतलब कि जी। बार बार एग्जाम में भूल रहे हो, हाँ हाँ पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त भूल जा रहे हो, तो वो हाँ। आपको नोट करना है concepts। वो भी ओके नोट कर सकते हो। ओके। हाँ, वही मैं बोल रहा था कि कुछ क्वेश्चंस को भी हम लिख सकते हैं जो मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, है ना। उसको भी हम लिख सकते हैं। ओके। तो जब आप इस जर्नी को, मतलब आपने जब प्रिपेयर किया था ये वाले अटेम्प्ट में, तो मैं पूछना चाहूंगा आपने पर्टिकुलर किस रिसोर्सेज को फॉलो किया। आइदर फ्री रिसोर्सेज, फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर फ्री रिसोर्सेज हैं तो वो क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो एक बच्चा फॉलो कर सकता है। बिकॉज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, काफी बच्चे होते हैं जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, बट ही और शी इज नॉट एबल टू गेट द पेड कोर्सेज, फाइनेंशियली दे आर नॉट एबल टू गेट, राइट। तो वो उनके लिए क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं। अनदर थिंग, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो किस ब्रांड का कोर्स खरीद सकते हैं। अगर आपने कोई पेड कोर्स खरीदा है तो आप बताइए। या। हाँ, तो पहले मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने क्या फॉलो किया, ठीक है, हम्म। फिर मैं फ्री रिसोर्सेज के बिल्कुल बारे में बात करूंगा। बिल्कुल। तो मैंने एक्चुअली फिजिक्स वाला का 1 ईयर का कोर्स मैंने परचेज किया था, वो पराक्रम 2.0, वो 2024 का जो बैच था वो मैंने परचेज किया था। तो और ओके वही मैंने फॉलो किया, मतलब कि इंटायरली शुरू से लेकर आखिर तक मैंने वही फॉलो किया कोर्स में। और एक और डिजिटल लॉजिक का मैंने एक सेपरेट कोर्स बाय किया था, वो गो क्लासेस बोल के एक प्लेटफॉर्म है, उसमें से मैंने बिल्कुल। डिजिटल लॉजिक का एक अखा मतलब कि एक सेपरेट कोर्स मैंने बाय किया था। ओके तो मेरे को डिजिटल लॉजिक सेपरेटली मेरे को पढ़ना था अच्छे से, तो मैंने वो इसलिए उधर से बाय किया था। और कोर्स के बारे में अगर मैं बोलूँ तो अगर आपके पास पेड कोर्स अगर आप नहीं लेना चाहोगे तो आप हाँ। फ्री रिसोर्सेज से भी पढ़ सकते हो, मतलब कि उसमें आपको थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा, मतलब कि जो कोर सब्जेक्ट्स के जो बुक्स होते हैं, मतलब कि उलमैन हो गया कंपाइलर डिजाइन का, ठीक हम्म है, फिर आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स के तो कुछ बुक्स होते हैं, वो अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स के क्या क्या बुक्स गेट के लिए रिकमेंडेड है, उधर आपको मिल जाएगा सभी जगह, ठीक है। तो उसमें से आपको ना वो काट छाट के थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, वो आपको अलग से मेहनत करना पड़ेगा। वो अगर आप ऑनलाइन कोर्स लोगे तो वो टीचर लोग जो है वो आपका जो गेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अलग वो आपको बता देंगे देन ठीक एंड है। देयर, तो वही आप लिख लोगे। लेकिन अगर आप बुक फॉलो करोगे तो बुक में से इतना मोटा बुक का सब कुछ नहीं पढ़ना है, तो हम्म। वो आपको अलग से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप कोर्स नहीं भी लोगे तो मैं करूंगा कि आप मॉक टेस्ट एक अच्छा बाय करो, मॉक टेस्ट आपको लगेगा ही। मॉक टेस्ट में आपको मतलब कि लेना ही पड़ेगा अगर आप गेट में अच्छा परफॉर्म करना चाहोगे। हम्म। तो मैंने मॉक टेस्ट परचेज किया था गेट ओवरफ्लो का, और ओके। उसके साथ मेड इजी का, मैंने दो टेस्ट सीरीज फॉलो मॉक टेस्ट परचेज किया था। तो हम्म। मैंने वही दो फॉलो किए, और मैंने पीवाईक्यू का एक बुक भी मैंने परचेज किया था, वो गेट ओवरफ्लो का एक पीवाईक्यू का बुक आता है, बुकलेट, वो भी ठीक मैंने है। परचेज किया था, उसको मैंने फॉलो किया, प्रैक्टिस की। ओके। और अगर आप पीवाईक्यू आपका सॉल्व हो गया, मतलब कि मैं ये बोलना चाहूंगा कि पीवाईक्यूज को आपको मैक्सिमम प्रायोरिटी देना है, ठीक है। ठीक है। पीवाईक्यूज को अगर पीवाईक्यूज आपका सॉल्व हो गया तो अगर फिर आप वर्कबुक के लिए जा सकते हो, मतलब कि अगर आपने किसी का कोर्स लिया तो वो वर्कबुक भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप वर्कबुक के लिए जा सकते हो। या फिर आप वो एस एकेडमी का एक कुछ बुकलेट भी आता है, बीट्स एंड बाइट्स बोल के, उधर भी थोड़े क्वेश्चंस अलग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी आप परचेस कर सकते हो। लेकिन मैं हर वक्त आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले
पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करो। पीवाईक्यूज, ओके। क्योंकि पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, एटलीस्ट 15 ईयर्स का पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, 15 to 20 ईयर्स। ठीक ओके। है। उसके आगे जाना नहीं पड़ेगा, 15-20 ईयर्स इज इनफ। ओके। और एक से ज्यादा बार अगर आप सॉल्व करोगे तो बढ़िया रहेगा। मैंने 2 बार सॉल्व किया था। ठीक है, तो आप अगर एक से ज्यादा बार आप सॉल्व कर पाओगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी तक ये पेड रिसोर्सेस थे। अगर मैं अभी थोड़ा फ्री रिसोर्स के बारे में बात करूँ तो जी। ये गो क्लासेस जो प्लेटफॉर्म मैंने अभी बताया, उनका हम्म। फ्री में मैथमेटिक्स का फुल मतलब कि डिस्क्रीट मैथ, इंजीनियरिंग मैथ, ये पूरा अवेलेबल है फ्री में। ठीक ओके। है, तो वो बहुत अच्छा रिसोर्स है। मतलब कि मैथ अगर आपको पढ़ना है तो वो बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया है, तो आप उधर से फॉलो कर सकते हो। हम्म। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स की बात करोगे तो आप कुछ कुछ टीचर्स के यूट्यूब में प्लेलिस्ट है। मतलब कि सीओए और ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेलिस्ट है विश्वदीप गुठी सर का, तो वो ठीक। बहुत ही बढ़िया है। मैंने तो उनको मतलब कि पीडब्ल्यू के पहले से ही फॉलो करता था, मतलब कि वो बहुत मेरे फेवरेट टीचर है। तो उनका प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो। फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक अंकित दयाल सर है, वो पीडब्ल्यू के ही है, तो उनका प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो। और मतलब कि हर एक सब्जेक्ट का अगर आप सर्च करोगे तो किधर ना किधर कोई प्लेलिस्ट आपको मिल ही जाएगा। मतलब कि ओके। और पीडब्ल्यू का हो सकता है और अन अकेडमी का हो सकता है, तो आप किसी से भी फॉलो करो, लेकिन आप अच्छे से एक ही टीचर का फॉलो करना, यही मेरा मतलब कि सजेशन है। कुछ ओके। कुछ स्टूडेंट्स का मैंने सुना है कि वो इस सर से थोड़ा पढ़ लिया, इस सर से हाँ, थोड़ा पढ़ वही लिया। ठीक है, वही। 3-4 इंस्ट्रक्टर का फॉलो कर लिया। वो मत एग्जैक्टली। करना। आप अगर आपने एक टीचर का फॉलो, अगर आप प्लेलिस्ट देख रहे हो तो वही खत्म करो। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि मोरलेस सभी टीचर सेम ही पढ़ाते हैं, मतलब कि उनका टीचिंग स्टाइल थोड़ा अलग रहता है, लेकिन जो कंटेंट कॉन्सेप्ट, आपको मिलेगा हाँ वो सेम ही बिल्कुल। रहेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हम्म। मैं चाहूंगा कि आप ना मुझे लिंक प्रोवाइड कर देना, और गाइस मैं ना सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी प्लेलिस्ट ध्रुव बताएंगे। आप फ्री रिसोर्सेज के लिए वो फॉलो कर सकते हो, और पेड के लिए तो उन्होंने बता ही दिया है। तो ओके, ग्रेट। तो ध्रुव यार, आपकी इस जर्नी में मैं चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि कौन सी वो दो तीन मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स होती हैं इस जर्नी में, जो हर बच्चा करता है और जो बच्चे को नहीं करनी चाहिए? आपको ऐसी कौन सी दो तीन मिस्टेक्स लगती हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? मिस्टेक्स की अगर बात करें तो मेरा एक मतलब कि लाइक। मैं अगर खुद को एक सजेशन देना चाहूँ कि बिल्कुल। ये आप अलग कर सकते हो। मतलब कि हाँ। 1 ईयर बैक जो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला था, जी। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप जो है ना सिलेबस ज्यादा जल्दी खत्म कर लो। ओके। आपका जो लेक्चर सिलेबस है, मतलब कि वीडियो लेक्चर्स है, मेरा जो है ना वो गेट का सिलेबस खत्म करते करते मेरा दिसंबर हो गया। मतलब कि नवंबर एंड तक मैंने सिर्फ नई नई चीजें पढ़ी थी। तो ओके। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना सिलेबस जो है ना अक्टूबर तक खत्म कर लो। अक्टूबर तक। नवंबर से सिर्फ रिवीजन एंड मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक ठीक है, है। मतलब कि अगर आप एंड तक नई चीजें पढ़ेंगे तो उसको रिवाइज करने का आपको टाइम नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा, ठीक बिल्कुल है, सही बात है। नहीं मिलेगा। आपको रिवीजन करना ही है, रिवीजन और प्रैक्टिस इज अ मस्ट। ठीक है, हम्म। मतलब कि आप अगर आपने रिवाइज और प्रैक्टिस नहीं किया तो अब वो जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं वो आपको एग्जाम के सेंटर तक याद ही नहीं रहे। अच्छा। तो इसलिए सॉरी टू इंटरप्ट यू, बस मैं ये बोलूंगा कि हम्म, सिलेबस पूरा सारे सब्जेक्ट्स हमको कवर करना है, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप चार सब्जेक्ट पढ़ के आप चले आओ। कुछ लोगों का होता है, इसलिए मैं बस यहाँ पे पूछना चाह रहा था। नहीं मतलब कि मैं हर वक्त रिकमेंड करूंगा कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट करके ही जाना। ठीक है, ओके। ये मस्ट है। अगर आपका यही एम्बिशन है कि मेरे को सिर्फ गेट क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो तब हम्म। आप थोड़े 5-6 सब्जेक्ट स्किप कर सकते हो। ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट आपने स्किप कर लिया, कुछ हम्म। मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपको वो है कि मेरा पीएसयू में जाना है, मेरे को हम्म। आईआईटी बॉम्बे जाना है, आईआईटी कानपुर जाना है, ठीक है, तो उस अगर आप वहां जाना चाहते हो तो आपको सभी 100% सब आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करके ही जाना, कुछ स्किप नहीं कर सकते। ओके। ठीक हम्म, है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या होता है कि यार, ये जर्नी ना पूरे एक साल की होती है आपकी, मतलब वन डे, वन डे जो कि डिसाइड करता है आपकी इस पूरी मेहनत को, मैं बोल सकता हूँ। पूरा बच्चा शुरू से लेके एंड तक प्रिपेयर करता है। तो आपको इस पूरे प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं लो फेज भी आए होंगे, लाइक आपने टेस्ट दिए होंगे, आपको कम मार्क्स भी मिल रहे होंगे, आपको कभी कभी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत भी आई होगी। तो आपकी प्रिपरेशन के बीच में मतलब कभी आपको डाउट हुआ,
उस वक्त मतलब आपको अगर लो फील हुआ तो आप कैसे उससे बाहर निकले, कैसे खुद को मोटिवेट किए? क्योंकि क्या होता है ना, जनरली बच्चे डिमोटिवेट होकर बीच से ही प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, ड्रॉप ही कर देते प्लान। तो वो बताइए कि बच्चों को कहाँ कैसे स्टिक रहना है अपने गोल पे, कैसे कंसिस्टेंट रहना है। हाँ, तो ये मतलब कि मोटिवेशन का जो एक फैक्टर है ना, ये मेरे को बहुत स्टूडेंट्स ने पूछा है। तो अगर मैं अपनी अपना बात करूँ तो मेरा मेरे को गेट एग्जाम बहुत अच्छा लगता था। मतलब कि मैंने 5 साल कॉलेज में बिताए, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, ठीक है। तो उधर एक फैक्टर रहता था कि आपको एक कॉन्सेप्ट जो है ना रट के चले जाओ, ठीक है। हम्म। आपने वो समझा कि नहीं समझा कोई हाँ हाँ। मैटर नहीं करता, रट के बिल्कुल। चले जाओ। उधर जाके आपने देखा एक जो आंखों में आपने सिमिलरिटी सर्च किया कि मैंने जो रटा है उसके साथ कौन सा क्वेश्चन का मैच हो रहा है, आपने सिर्फ उगल दिया, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक बिल्कुल। है। लेकिन गेट एग्जाम के प्रिपरेशन के वक्त मेरे को लगा कि नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, आपको मतलब कि रटने का कोई जरूरत ही नहीं। हम्म अगर मतलब कि कॉन्सेप्ट मतलब कि वो एक पीवाईक्यूज का हर एक क्वेश्चन इतना अच्छे से बनाया हुआ है कि अगर आपने वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो ही आप सॉल्व कर पाओ। उसके बगैर आपका कोई जो है मतलब कि ऑप्शंस नहीं है उसके बगैर। ठीक है, तो मैंने गेट एग्जाम मतलब कि पीवाईक्यू सॉल्व करना मेरे को अच्छा लगता था। और ये जो सीएस का जो सब्जेक्ट है ये भी मेरे को अच्छा लगता था। तो मैं डिमोटिवेट ज्यादा हुआ नहीं, मतलब कि मेरे मॉक टेस्ट में थोड़े थोड़े कम मार्क्स आते थे। मैंने बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू देखा है, तो उनका भी आता था, मतलब कि शुरू शुरू में कम मार्क्स से आता था। तो मेरे को मालूम था कि ये आगे जाके इम्प्रूव होगा अगर मैं अच्छे से एनालाइज करूँ, हम्म। ठीक है, मिस्टेक्स को सुधारूं, और जो कॉन्सेप्ट्स मेरे अभी क्लियर नहीं है उनको मैं अगर रेक्टिफाई करूँ तो ये नंबर आगे जाके इंक्रीज हो। तो मैं ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होता था। लेकिन मेरा जो लास्ट तक मेरा मतलब कि जो हुआ था, मेरा थोड़ा एग्जॉस्टेड हो गया था, मतलब थोड़ा बर्न आउट फील कर रहा था। तो बर्न आउट के लिए मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप थोड़ा वॉक पे जाइए, ठीक है, आप थोड़ा म्यूजिक सुनिए, आपको जो अच्छा लगता है, आपका फैमिली के मेंबर्स के साथ आप थोड़ा बात कीजिए, तो वो आपका मतलब कि क्लियर हो जाएगा। तो वही है, मेरा डिमोटिवेशन ज्यादा मैंने फेस नहीं किया, वो सिर्फ मेरे को एग्जॉस्टेड लग रहा था, मतलब कि हम्म। रोज सुबह उठो और वही। वो इतना 4-5 घंटा लेक्चर्स देखो फिर रिवाइज करो, ये थोड़ा सेम मेरे को रूटीन। एग्जॉस्शन हो रहा था। वही। हाँ हाँ हाँ, एक ही रूटीन आप फॉलो कर रहे हो ना, मंथ बाय बिल्कुल मंथ, मंथ बाय मंथ। बिल्कुल। तो मैंने वो थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा जॉगिंग पे जाना ट्राई किया मैंने। मैं कंप्यूटर्स में थोड़ा गेम भी खेल लेता था 1-2 घंटा ओके अगर मेरे को ओके टाइम मिला तो। वो ओके भी करता था, मतलब कि आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए तो आपका हो जाए। ओके। तो यार काफी सही आपने आंसर्स किए मेरे सारे सवालों के। मेरा एक और क्वेश्चन है कि आपके हम्म। इस गेट रैंक पर आपने कौन कौन से आईआईटीज कन्वर्ट किए, एंड फाइनली आप आईआईटी कानपुर जा रहे हो जैसे कि आपने बताया। तो आपका रिएक्शन क्या था जब आईआईटी कानपुर मिला, और किस राउंड तक आपको ये मिल गया था? तो बस। तो एक्चुअली जब मेरा जब रिजल्ट आया तो मेरा एक्साइटमेंट तब सबसे ज्यादा था कि ठीक है। तो मेरे को जब मैंने मेरा जो एआई रैंक था वो मैंने देखा तो मेरे को मतलब कि माइंड में मेरा हो गया था कि ठीक है, मेरा कानपुर तो हो ही जाएगा। मतलब कि पास्ट ईयर का जो मैंने डेटा फॉलो किया था तो उसमें से मेरा कानपुर हो ही जाएगा। जी। तो मैंने कानपुर के अलावा भी मैंने खड़गपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी और कानपुर तो मैंने दिया ही है, और उसके साथ मैंने अप्लाई किया था बॉम्बे में और मद्रास, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास का तो मैंने देखा, जो लास्ट मैंने राउंड 4 में एक्सेप्ट किया था आईआईटी कानपुर का ऑफर। तो राउंड 4 तक मैंने देखा कि आईआईटी मद्रास तो नहीं होगा क्योंकि उनका वैसे ही सीट कम है, ठीक है। फिर उनका अभी कट ऑफ भी बहुत हाई जा रहा है। तो मैंने सोचा था कि बॉम्बे का शायद हो सकता था, अगर मैं और 1-2 राउंड अगर वेट कर लेता तो हो जा सकता था। तो मैंने सोचा कि अगर मतलब कि एक जो है ना चांस का, लक का खेल था, अगर मेरा नहीं बिल्कुल। हुआ तो मेरे को एक साल फिर से बैठना पड़ता। बैठना तो मैंने पड़ेगा। 4th राउंड में ही मैंने कानपुर एक्सेप्ट कर ली। मेरे को ओके। कानपुर का ऑफर मिला था सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड में यू गॉट आईआईटी कानपुर। ओके। सो हम्म। एक, हम ऑलमोस्ट एंड पर आ चुके हैं इस पॉडकास्ट के गाइस। तो या ध्रुव, आप जो 2026 के एस्पिरेंट्स हैं जो इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए प्रो टिप आपकी तरफ से क्या रहेगी? और एक मोटिवेशन जो वो इस जर्नी को कंटिन्यू करें, और इस वीडियो को वो यहाँ तक अगर देख रहे हैं तो जरूर मैं चाहूंगा कि आपसे कुछ प्रो टिप्स लेके जाएं। तो गुड टू गो। हाँ, मतलब कि मेरा एक सजेशन मैंने पहले भी दिया दिया है, मैं वो फिर से बोलना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि मैंने खुद इससे सफर किया है कि आप सिलेबस ज्यादा से ज्यादा जल्दी खत्म कर लो।
ठीक है, ओके। मतलब कि नवंबर से पहले अगर खत्म हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो मतलब कि नवंबर 15 के बाद तो आप मतलब कि ट्राई कीजिएगा, उसके बाद कुछ नई चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रो टिप है मेरे एंड से। और एक और प्रो टिप ये भी है कि आप ना मतलब कि जब आप लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर देखते वक्त आप 1-2 घंटा मतलब कि डेडिकेटेडली रिवीजन करो। मतलब कि पुराने जो सब्जेक्ट्स खत्म हो गए, मतलब कि हम्म। जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिया, लेक्चर से पढ़ लिया, उनका जो है ना आपको नोट्स फिर से मतलब कि रीड करना है। मतलब कि 1 घंटा 2 घंटा आप जितना टाइम निकाल सकते हो आपको देना है रिवीजन के लिए। ठीक जब है। आप नए सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उसको पढ़ने के बाद आपको पुराने सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना हो, ठीक है। रिवीजन के बाद अगर आपको टाइम मिले तो आप पीवाईक्यूज भी थोड़ा सॉल्व कर लो, ठीक है। पीवाईक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि पीवाईक्यूज तो मैंने बोला ही आपको कि आपको एटलीस्ट वंस पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना ही होगा, हर एक सब्जेक्ट एक बार तो करना ही है। अगर आपको टाइम मिले तो 2 बार या 3 बार भी कर सकते हो, ठीक है। ओके। तो एक बार आपको सॉल्व करना ही है ये एटलीस्ट। तो ये और एक मेरा सजेशन है। और एक और सजेशन ये भी है कि कुछ कुछ लोगों के लिए मतलब कि जो गेट का प्रिपरेशन है ना, मतलब बहुत ज्यादा वो प्रेशर ले लेते हैं, बहुत ज्यादा माइंड में स्ट्रेस हो जाता है, सोना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, ठीक है। मतलब कि आपको जो एग्जाम डेट तक आपको जिंदा भी रहना है, ये भी आपको माइंड में रखना बिल्कुल होगा। तो बिल्कुल। यही मैं बोलना चाहूंगा कि आपका मेंटली और फिजिकली आपको फिट रहना है, इसलिए अच्छे से खाना खाना पड़ेगा। और थोड़ा आपका माइंड फ्रेश करने के लिए आपको जो अच्छा लगे, मैंने बोला अभी मैं गेम खेलता था, मैं दोस्तों से बातें करता था, फैमिली मेंबर्स से बातें करता था। तो आपको अगर जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, मूवी देखना हो, म्यूजिक सुनना हो, तो आप वो कीजिए। दिन में 15-16 मिनट, ठीक है, 1 घंटा भी कर सकते हो अगर आपका टाइम है बचा तो वो करिए। तो और फिट रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, यही और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच ध्रुव। आपने काफ़ी काफ़ी सही आंसर दिया मैं बोलूँगा, और काफ़ी हेल्प हुई होगी आप सभी को इस वीडियो से। और जो बच्चे इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं चाहूँगा इस वीडियो से दो तीन चीज़ें जरूर सीख के जाएं। एंड अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं जो हम इस वीडियो में नहीं कवर कर पाए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आइए और ज़रूर अपने क्वेश्चंस को लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि ध्रुव इस क्वेश्चंस के रिप्लाई करेंगे। और अगर आप इनसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं इनके लिंक्डइन की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनके कनेक्ट भी कर सकते हो और पर्सनली इनसे कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है, ये आपको हेल्प करेंगे। राइट। तो यार, थैंक यू वेरी मच ध्रुव, आपने टाइम निकाला। एंड गाइस, अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो पता ही है आपको, वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे सब्सक्राइब तो मानना ही है, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। जब तक मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, किसी और शख्स के साथ, किसी और अच्छी कहानी के साथ, तो मिलते हैं। थैंक यू ध्रुव। थैंक यू वेरी मच।